हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल सैनिक एकेडमी। और आज की इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 12 को। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन में दिया गया है, किसी एक वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर लाभ उसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर है, तो वस्तु पर हानि प्रतिशत कितना है? द प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस फॉर आर्टिकल 1000 इज इक्वल टू द लॉस ऑन द सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 800 रुपीज। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज ऑन दिस आइटम? तो क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको 1000 रुपये में किसी वस्तु को सेल करते हैं, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर पहले 1000 रुपीज़ है, फिर एक और यहाँ पर उसे कुछ प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट एक और सेलिंग प्राइस है जो 800 रुपीज़ है, यहाँ पर उसे लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? जब भी इस कंडीशन में प्रॉफिट और लॉस इक्वल होते हैं तो दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड देंगे। इट मीन्स दोनों के बिल्कुल बीच वाली वैल्यू ही यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होगी, जिससे यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल इक्वल होगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करेंगे, 1000 और 800 को, और 2 का डिवाइड देंगे तो आंसर यहाँ से 900 आएगा। तो इस कंडीशन में आप कॉस्ट प्राइस 900 है। अब बोला गया है उसे लॉस कितना हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस, लॉस वाला जो सेलिंग प्राइस है वो 800 है। तो इस कंडीशन में जो लॉस होगा वो हो जाएगा 100 रुपीज़ का। अगर लॉस 100 रुपीज़ है तो इस कंडीशन में जो लॉस परसेंट होगा वो होगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस यहाँ पर 100 है और कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 900 है। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 11/9%। 11/9%। तो यहाँ पर जो लॉस परसेंट होगा वो यहाँ से 11/9% हो जाएगा। आई होप यू विल क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए एंड बी मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शंस फ्रॉम द सेम डिस्टेंस पॉइंट एट द स्पीड ऑफ 5 kmph एंड 6 kmph रेस्पेक्टिवली। हाउ फार अपार्ट विल दे फ्रॉम ईच अदर आफ्टर 7 आवर्स? ए और बी क्रमशः 5 और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में चलते हैं। 7 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे? क्वेश्चन में बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे मान के चलो एक जाएगा यहाँ पर लेफ्ट में तो दूसरा यहाँ पर राइट में जाएगा। अगर मान के चलो लेफ्ट में ए जाता है तो बी राइट में जाएगा। दोनों की जो स्पीड दी गई है वो 5 और 6 दी गई, यानी कि 5 kmph एंड 6 kmph, 6 किलोमीटर पर आवर। बोला गया है 7 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगे। इसका मतलब है दोनों यहाँ से 7 घंटे कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों 1 घंटे में, 1 आवर में वो कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं? 6 + 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में ये बी 6 किलोमीटर चलता है और 1 घंटे में ए 5 किलोमीटर चलता है। दोनों ही 1 घंटे में देखा जाए तो 11 किलोमीटर चलेंगे। तो 1 आवर की जो 1 आवर में जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो 11 किलोमीटर करेंगे। बोला गया है 7 घंटे बाद, तो 7 घंटे बाद 7 आवर बाद जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी वो यहाँ पर 11 × 7 = 77 किलोमीटर होगी। ये यहाँ से हमने फाइंड कर लिया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नॉर्मली देखा जाए तो 1 घंटे में ए 6 किलोमीटर चलता है और बी 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है। दोनों मिल जाएं तो 1 घंटे में यहाँ पर 11 किलोमीटर चलेंगे। ये हमने यहाँ से देखा गया है। जब 1 घंटे में 11 किलोमीटर चलते हैं तो 7 घंटे में 11 × 7 यानी कि 77 किलोमीटर चलेंगे। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, अ शॉपकीपर्स मार्क्स एन आर्टिकल 320 rupees. If even after the discount of 10% he get a profit of 20%, find the cost price of the article. क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर कि एक जो दुकानदार है वो अपनी वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है, यानी कि MRP है वो यहाँ पर 320 रुपीज़ है, 320 रुपये है। बोला गया है कि इस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, ये हमें गिवन नहीं है। तो एक साइड में कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगा। अगर इसी वैल्यू को मैंने कॉस्ट प्राइस को अगर 100 माना है तो इस कंडीशन बोला गया है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन सेलिंग प्राइस यहाँ पर 120 होगा। बोला गया है यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दिया गया है। इट मीन्स यहाँ पर डिस्काउंट जो भी दिया जाता है वो MRP पर ही दिया जाता है। अब MRP कितना है, यहाँ पर गिवन है 320 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू में 20 में निकालने पर सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो इसका 10% डिस्काउंट दिया जाएगा
यानी कि हमें इसकी 90% वैल्यू निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो 320 का 90% होगा। इट मीन्स हमें यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज में भी गिवन है और रुपीस में भी गिवन है। तो यहाँ से 120 की जो वैल्यू होगी वो 320 मल्टीप्लाई 90 हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा गया है कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 100% है। तो यहाँ से हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे या नॉर्मल सॉल्व भी करेंगे, तो 120% की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हो जाएगी 320 मल्टीप्लाई 90। यहाँ से 1% की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 120 का डिवाइड देंगे, 320 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 120। यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है 100% की, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 100% होता है। तो यहाँ पर 100% की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 320 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 100। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आएगा। बस इसे कैलकुलेट करना है, इसे सॉल्व करने के बाद जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 3 का डिवाइड देंगे तो 4 टाइम्स आएगा, 3 का डिवाइड यहाँ पर 3 टाइम्स जाएगा, 4 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 80 आएगा और 80 मल्टीप्लाई 3 करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा 240। यहाँ पर 240 100 कहाँ से बच गया? अच्छा हाँ 100 यहाँ पर 90% नहीं निकाला है, यानी कि यहाँ पर 90 अपॉन 100 होगा। सब में यहाँ पर 90 अपॉन 100 आएगा। यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो नीचे यहाँ पर एक 100 होगा, जो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 240 यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर 240 रुपीज़ होगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ तक क्लियर है तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 44 गिवन है। 5 पैसे और 10 पैसे के कुल से 90 सिक्के हैं। सभी सिक्कों का जो मूल्य है वो 7 रुपये है। तो इसमें से 5 पैसे के सिक्के कितने हैं? देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर 5 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। यहाँ पर टोटल कॉइन्स हैं वो यहाँ पर 90 दिए गए हैं। तो यहाँ पर और रुपीस में यहाँ पर दिया गया है 7 रुपीस है। सबसे पहले क्या करना है कि इनके कॉइन्स के नंबर और जो रुपीस हैं उनके इक्वल सेम कर लेंगे। जैसे यहाँ पर टोटल 90 कॉइन्स हैं, अब 90 कॉइन्स के हम दो पार्ट करेंगे। जैसे 90 कॉइन्स के दो पार्ट किए जाएंगे तो पहला वाला पार्ट यहाँ पर जो होगा वो x मान लिया जाएगा, दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो यहाँ पर 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर x वाले मेथड समझा कि पहला वाला जो पार्ट होगा वो यहाँ से x होगा और दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो यहाँ से 90x हो जाएगा। अब बोला गया है कि यहाँ पर अगर x जो कॉइन है उसका 5 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। टोटल पैसे कितने होंगे? तो यहाँ पर पहले वाले टाइप के यानी कि 5 पैसे टाइप को मैंने x मान लिया है कि 5 पैसे के x कॉइन है और 90 माइनस एक्स यानी कि 10 पैसे के 90 माइनस एक्स कॉइन है। मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल मेरे पास जो पैसे होगा वो आ जाएगा, यानी कि 5 पैसे आ जाएंगे यहाँ पर। 5 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा क्योंकि 5 पैसे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर है दूसरा वाला टाइप है 10 पैसे। मैं यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से टोटल कॉइन्स आ जाएंगे। टोटल कॉइन्स यहाँ पर 90 हैं और 10 पैसे के मैं यहाँ पर 90 माइनस एक्स कॉइन मान लेता हूँ। दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 10 पैसे की टोटल वैल्यू आ जाएगी, वो भी पैसे में आएगी क्योंकि पैसे का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पैसे में ही आएगा। ये हो जाएगा 900 माइनस का 10x। यहाँ पर टोटल ये रुपीज़ ये भी पैसे में है और ये भी दोनों पैसे में है। मैं दोनों को पैसे को चेंज करूंगा तो टोटल पैसे आ जाएंगे और मेरे पास टोटल पैसे यहाँ पर 7 रुपीज़ हैं। 7 रुपीज़ का मतलब है यहाँ पर टोटल 700 पैसे हो जाएंगे। दोनों की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर 700 हो जाएगी। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर 5x माइनस 10x तो यहाँ पर माइनस का 5x हो जाएगा। मैं 900 को इक्वल की दूसरी साइड ले जाऊंगा तो यहाँ पर 700 माइनस 900 हो जाएगा। सॉल्व करने पर यहाँ पर 5x की जो वैल्यू आएगी माइनस के 200 आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 का डिवाइड देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा 40, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से 40 आएगी। तो यहाँ पर 5 पैसे के जो कॉइन है वो यहाँ पर 40 कॉइन्स हो जाएंगे, बचे हुए यानी कि 60 कॉइन्स यहाँ पर होंगे, सॉरी 30 कॉइन्स होंगे। 90 है ओके,
90 है, 50 कॉइन्स होंगे यहाँ पर। में से 40 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 50 कॉइन्स आ जाएंगे, तो 50 कॉइन्स और 40 कॉइन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया है 5 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, तो 5 पैसे के यहाँ पर 40 कॉइन्स है। होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो मैं जल्दी से बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर गिवन है 30 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूब्स पूछा गया है। हाउ मेनी क्यूब्स आर 6 सेंटीमीटर साइड विल बी फॉर्म द मेल्टिंग ऑफ अ क्यूब 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ क्यूब्स पूछा गया है। नंबर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑन वन स्मॉल क्यूब्स वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम का मतलब है यहाँ पर आपके पास जो बड़ा क्यूब है उसका टोटल वॉल्यूम आएगा, और बड़े वॉल्यूम यहाँ पर जाएगा 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30। वॉल्यूम का जो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब होता है। अब यहाँ पर एक स्मॉल क्यूब की जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, और क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। यहाँ पर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 यहाँ पर डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा। 6 का 30 में फिर से 5 आएगा, एंड अगेन 5 आएगा। इन तीनों 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 125। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्यूब होंगे वो यहाँ पर 125 क्यूब हो जाएंगे। यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ तक क्लियर है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 5.678 और 1.372 के योग से 8.362 और 7.942 के अंतर को घटाइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। बोला गया है कि पहले आपको इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम करना है, और इन दोनों का डिफरेंस करना है, यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। बाद में दोनों वैल्यू को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है। यहाँ पर मैंने पहले इनको ऐड करूँगा। यहाँ पर दिया गया है 5.675 और यहाँ पर दिया गया है 1.327। इन दोनों को मुझे ऐड करना है, और बाकी ये दो वैल्यू हैं उनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। 8.362 और 7.942 इन्हें मुझे माइनस करना है। फिर मेरे पास जो भी दो आंसर आएंगे उन आंसर को मुझे क्या करना है, फिर से मुझे माइनस करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मैं पहले इनका आंसर निकालूंगा, माइनस करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आएगा 4, और यहाँ पर आएगा 2 पॉइंट, माइनस करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 4.248 आया। और मुझे यहाँ पर इसको तो प्लस करना है, माइनस मुझे दूसरे वाले पार्ट को करना है, इसे मुझे प्लस करना है। 7 5 12 का 2 आ जाएगा, और बस 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, और 7 आएगा। इसे मुझे माइनस करना है, या माइनस करूंगा तो यहाँ पर 0 आएगा, और यहाँ भी 2 आएगा, और यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पर 0 आएगा। अब मुझे इन दोनों वैल्यू को फिर से माइनस करना है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करूंगा मैं तो यहाँ पर साइड में 7.002 और 0.420, मैं दोनों को माइनस करूंगा तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, 5 आएगा यहाँ पर, और 6 आएगा। 6.58 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, पहले दोनों का सम करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर दोनों जो आंसर आएंगे। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 यह दिया गया है x तथा y सम संख्या है। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक विषम संख्या है। x एंड y आर इवन नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड नंबर। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोनों की वैल्यू को मान लूँगा। यहाँ पर x अपॉन वाई, x ओनली x नहीं होगा, यहाँ पर x प्लस वाई करके कुछ आंसर होगा।
मुझे क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर x एंड y इवन नंबर्स है, तो मैं x और y इवन यानी कि 2 और 4 मान लेता हूँ x और y को। यहाँ पर बाद में वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ, यानी कोई भी वैल्यू ले, यहाँ पर आंसर ऑड नंबर आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन से ऑड नंबर आ जाए वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो पहला है x प्लस वाई, मैं दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पर 2 प्लस 4 यानी कि 6 आएगा, यानी कि पहला वाला आंसर तो यहाँ पर ऑड नंबर नहीं है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है एक्स वाई, 2 मल्टीप्लाई 4 यानी कि यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तीसरा है यहाँ पर एक्स प्लस वाई यानी कि 2 प्लस 4 प्लस एक्स वाई यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 8, 14 हो रहा है इसका, यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं होगा। एक्स प्लस वाई प्लस 1, 2 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि ये 6 7 हो रहा है, यही एक ऑड नंबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पर 2 और 4 की प्लेस पर आप कोई सा भी इवन नंबर ले सकते हैं, किसी भी इवन नंबर लेने से जो आंसर ऑड आएगा वही इसका आंसर होगा, यानी कि हर कंडीशन में यहाँ पर डी ही इसका। जैसे हमारे 2 और 4 की प्लेस में मैं कोई दूसरा नंबर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर 2 और 4 की प्लेस पर 6 एंड 8 ले लिया है, 6 प्लस 8 प्लस 1 करूँगा तो यहाँ पर 15 आएगा, यानी कि यहाँ से भी ये ऑड नंबर आ रहा है, तो x प्लस वाई की प्लेस पर कोई से भी इवन नंबर लिए जा सकते हैं। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में गिवन है, हाउ मेनी टाइम्स डज द 7 डिजिट ऑक्यूर इन द नंबर्स 0 to 108। एक अंक 7 0 से 108 तक कितनी बार आता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 21 होगा, 21 टाइम्स आता है। ठीक है, अब कैसे आएगा ये हम चेक करते हैं यहाँ पर 21 टाइम्स क्यों आएगा। क्योंकि जब भी 7 आएगा तो यहाँ पर 7 सबसे पहले यहाँ पर 7 लिखने पर आएगा, दूसरा यहाँ पर 17 पर आएगा, तीसरा 7 जो आएगा वो 27 पर आएगा, 37 होगा, नेक्स्ट 47 होगा, उसके बाद 47 के बाद 57 होगा, 67 होगा, 77 होगा, 87 होगा एंड 97 होगा। उसके बाद नेक्स्ट जाएगा, यानी कि 77 है तो 7 की लाइन में भी 7 आता है, यानी कि 70 70 भी आएगा, 71 होगा, 72 होगा, 73 होगा, 74 होगा, 75 होगा, 76 होगा, 77 यहाँ पर लग लिया है, तो उसके बाद तो नेक्स्ट होगा वो यहाँ पर 78 होगा, 79 होगा। बोला गया है कि यहाँ पर 108 बार, यानी कि यहाँ पर 97 के बाद जो नंबर आएंगे, लेकिन 98 में जो आएगा वो यहाँ पर 107 बार नेक्स्ट टाइम्स आएगा, यानी कि 100 के बाद जब भी 7 आएगा तो 107 में आएगा। अब इनको काउंट करना है तो काउंट करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 2 7 है तो यहाँ पर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21 टाइम्स। तो काउंट किया जाए तो टोटल 21 टाइम्स यहाँ पर 7 आए। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर 1 से लेके 100 तक कोई भी जो नंबर रिपीट होता है वो 0 को छोड़कर सारे नंबर 20 टाइम्स रिपीट होते हैं, यानी कि कोई भी नंबर जैसे बोला जाए तो 1 कितनी बार आता है 1 से लेकर 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक कोई भी जो नंबर आएगा वो 20 टाइम्स आएगा, 1 भी 20 टाइम्स आएगा, 2 भी 20 टाइम्स आएगा, 3 भी 20 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 9 तक सारे नंबर 20 टाइम्स ही आते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। बोला गया है n के किस मान के लिए 43n 9 से डिविजिबल है। क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर 439 439 43n 43n है और ये नंबर 9 से डिविजिबल है। 9 का डिविजिबल रूल होता है कि यहाँ पर सभी डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर 4 प्लस 3 मैं ऐड करूँगा सभी डिजिट को, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस n, 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 प्लस n, ये 9 से डिविजिबल होगा। यानी कि यहाँ पर अगर मेरे पास n के प्लेस पर 2 होगा तो इन दोनों का जो सम हो जाएगा वो यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 कब होगा जब n की जगह पर मैं
टू रखूँगा तो 9 से जो डिविजिबल नंबर होगा वो यहाँ पर 9 होगा, यानी n के प्लेस पर यहाँ पर कन्फर्म 2 आएगा। नेक्स्ट, अगर 9 का डिवाइड 9 में जा रहा है तो उसके जस्ट बाद यहाँ पर 18 में जाएगा, यानी कि 7 प्लस एन की जो वैल्यू है या तो वो 9 होनी चाहिए या 7 प्लस एन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 18 होनी चाहिए। लेकिन एन की यहाँ से तो एन की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ से जो एन की वैल्यू आएगी वो 11 आएगी, बट 11 में यहाँ पर 2 डिजिट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 11 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें आंसर सिंगल डिजिट में चाहिए, इसलिए इस एन की जो वैल्यू होगी वो 2 ही यहाँ से होगी, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर दिया गया है एक परिवार में प्रतिदिन 2.5 लीटर दूध का उपयोग होता है। परिवार द्वारा सितंबर माह में उपयोग की गई दूध की मात्रा क्या है? अ फैमिली यूज 2 and 1/4 लीटर ऑफ मिल्क डेली। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क यूज्ड बाय द फैमिली इन द मंथ ऑफ सितंबर? सितंबर के महीने में उसने टोटल कितना यूज किया? तो आपको पता होना चाहिए कि सितंबर जो मंथ होता है उसमें टोटल जो होते हैं वो टोटल 30 डे होते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि 30 डे क्यों होते हैं। तो आप सबको मैंने आपको शायद पहले क्लास में बताया होगा कि यहाँ पर जनवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल नहीं आएगा, मार्च के बाद मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सब जो मंथ होते हैं वो यहाँ पर 30 डे के होते 31 डे के 31 के होते हैं। बाकी के जो बचे हुए हैं वो 30 के होते हैं, बस फरवरी 28 का होता है। जैसे यहाँ पर फरवरी 28 का होगा तो अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये सारे डे 30 डे के होते हैं, और जो 28 या 29 का होता है वो केवल फरवरी होता है। तो मैं ये है माध्यम से भी समझाया है, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दिन में वहाँ पर 2.5 लीटर दूध का यूज होता है। 2.5 मतलब 2.5 लीटर, और टोटल एक दिन में 2.5 लीटर यूज हो रहा है। 30 दिन में कितना होगा तो मल्टीप्लाई करना होगा, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 का यानी कि 2.5 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 75 लीटर। 75 लीटर सितंबर मंथ में टोटल दूध का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पर बोला गया है कि निम्न में से सबसे बड़ा कौन सा है? हु इज द ग्रेटेस्ट? टेस्ट नहीं है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट होगा, समझने की सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर रोमन नंबर्स हैं और रोमन नंबर्स को हमें नंबर में चेंज करना है। XLIII, तो XLIII कितना होता है तो यहाँ पर पता चाहिए, पर XL 40 होता है और III यानी कि, क्योंकि x अगर मैं मान लो x को अगर मैं 10 भी मानता हूँ तो LII यहाँ पर कोई रोमन नंबर्स नहीं होता, तो XL यहाँ पर 40 होगा और II यानी कि 3 हो जाएगा, तो 43 माइनस XLIV। XL यहाँ पर 40 होता है और IV 4 होता है, यानी कि यहाँ पर माइनस करेंगे तो 44 होगा। दोनों को माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है LXX यहाँ पर 70 होता है, IX यहाँ पर 9 होता है, तो ये 79 हो जाएगा। XXX यहाँ पर 30 होता है और IX 9 होता है, 39 हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर तो 40 आएगा। XCIX, तो यहाँ पर XC जो नंबर होता है वो 90 होता है और IX 9 होता है, तो ये 99 हो जाएगा, माइनस LX यहाँ पर होता है 60 और VII तो यहाँ पर 68 हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 31। और लास्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर LVII, तो L यहाँ पर 50 होता है और VII 7 होता है, यानी कि यहाँ पर 57 होगा, माइनस पर XI लिखा हुआ है, XI यहाँ पर 11 होता है, मैं यहाँ पर माइनस करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 46। अब यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है,
तो सबसे बड़ा अपन यहाँ पर 46 है, तो 46 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर दिया गया है 45 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 किलोग्राम। यहाँ पर 45 ग्राम को परसेंट में चेंज करना है, बट यहाँ पर 4 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में चेंज करना है। तो मैंने आपको समझाया ऑफ के बाद जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगी, और आएगी 4 किलोग्राम, और जो अदर वैल्यू है यानी कि जो भी बची हुई वैल्यू होगी वो यहाँ पर ऊपर आ जाएगी 45 ग्राम। कंडीशन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, ऊपर यहाँ पर ग्राम में है और नीचे किलोग्राम में है, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे यहाँ पर, तो 1000 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब दोनों वैल्यू ग्राम में हो गई हैं, अब इसको परसेंट में चेंज करना है। किसी भी वैल्यू को परसेंट में चेंज करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। इसे सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो रिड्यूस हो जाएंगे, यहाँ पर ऊपर बचेगा नंबर वो है 45, नीचे 10 4 जा 40 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 5 का डिवाइड देंगे तो 5 से 9 टाइम्स और 5 से 8 टाइम्स, तो 8 में डिवाइड देने पर आएगा 1 एंड 1/8%। आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी संख्या के 70% में से 90 को घटाया जाए तो रिजल्ट 120 आता है, तो संख्या का मान क्या होगा? 90 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 70% ऑफ अ नंबर देन द रिजल्ट इज 120, व्हाट इज द वैल्यू? क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी भी नंबर, अब नंबर तो यहाँ पर गिवन नहीं है तो नंबर को यहाँ पर x मान लिया जाएगा, किसी संख्या के 70% में से, तो इसका 70% निकाला जाएगा तो इसका 70% 70/100 होगा। इसमें से 90 घटाया जा रहा है तो -90 किया जाएगा, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो 120 आएगा। यहाँ पर पूछेगा संख्या क्या है, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब जब भी x की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो इस वहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस सभी वैल्यू, चारों वैल्यू आ सकती हैं, तो पहले यहाँ पर प्लस माइनस वाली वैल्यू को हटाना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली वैल्यू को हटाते हैं, जिससे x की वैल्यू हो जाएगी। तो पहले यहाँ पर 90 है, 90 को इक्वल टू सेट पहुँचाएंगे तो x मल्टीप्लाई 70/100 इक्वल टू आएगा 120। यहाँ पर 90 माइनस की वैल्यू है, प्लस की हो जाएगी, ऐड करने पर यहाँ पर आ जाएगा 210। x की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से, तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को हम डिवाइड में पहुँचाएंगे और डिवाइड वाली वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई में पहुँचाया जाएगा, जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। तो 7 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 3 टाइम्स और 3 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 300 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ पर 300 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उसके महत्तम समापवर्तक से 28 गुना है, यानी इस क्वेश्चन में रेशो दिया गया है एलसीएम और एचसीएफ का। क्वेश्चन में दिया गया है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर इज 28 टाइम्स ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ को मैं अगर x मान लेता हूँ तो एलसीएम यहाँ पर 28x हो जाएगा। ध्यान रखना है क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ में से जो छोटी वैल्यू होती है वो एलसीएफ की होती है, बड़ी वैल्यू एलसीएम की होगी। तो एचसीएफ अगर x होगा तो एलसीएम यहाँ पर 28x हो जाएगा। अब बोला गया है नेक्स्ट लाइन में कि द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ आर 1740। अगर मैं यहाँ पर दोनों का सम निकालूंगा तो 28x प्लस x यहाँ पर हो जाएगा 1740। 29x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर 1740 हो जाएगी। x की वैल्यू निकालना है तो 1740 में 29 का डिवाइड देना होगा, 29 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60, तो x की वैल्यू यहाँ से 60 हो जाएगी, यानी कि एलसीएम यहाँ पर 60 हो जाएगा और एचसीएफ 60 होगा और एलसीएम यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा। अब बोला गया है कि यहाँ पर 240, यहाँ पर वन ऑफ देम 240 है, तो फाइंड द अदर नंबर। तो यहाँ पर अदर नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर।
एलसीएम यहाँ पर गिवन है 60 मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई ये भी किया नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू रिड्यूस हो जाएंगी। 20 मल्टीप्लाई 28, 60 मल्टीप्लाई 28 और एचसीएफ यहाँ पर 60 है, इक्वल टू यहाँ पर वो एक नंबर यहाँ दिया गया है 240। हमें यहाँ से सेकंड नंबर फाइंड करना है। सेकंड नंबर फाइंड करना है तो 240 का मुझे डिवाइड देना होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर 240 का डिवाइड दूंगा, 60 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 60, 240 इक्वल टू सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर यहाँ से मिल जाएगा, जीरो से जीरो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। इसका डिवाइड देंगे यहाँ पर तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 का डिवाइड देंगे यहाँ पर तो 7 टाइम्स जाएगा। 7 6 जा 40 होता है और एक जीरो यानी कि 420 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 420 सेकंड नंबर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई मैंने किया नहीं है क्योंकि ये वैल्यू बाद में रिड्यूस होनी है, हमने हमें डिवाइड देना ही देना है। जब डिवाइड ही देना है तो फिर मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। आपका आंसर मेहनत, ये मल्टीप्लाई करने की मेहनत पूरी बेकार जाएगी। आंसर हमें रिड्यूस करके यानी कि सॉल्व करने के बाद ही निकालना है। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी 40 किलोमीटर यात्रा में पहले 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, दूसरे 10 किलोमीटर को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और तीसरे 10 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आखिरी 10 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। व्यक्ति की औसत चाल क्या है? यहाँ पर यानी एवरेज स्पीड पहुंची गई है। और इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो गिवन है यहाँ पर 40 है, 40 के यहाँ पर 4 पार्ट कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल टाइम गिवन नहीं है। तो यहाँ पर करना क्या है, हमें टाइम निकालना है। हमारे पास गिवन है यहाँ पर डिस्टेंस, डिस्टेंस के यहाँ पर 4 पार्ट कर दिए गए हैं, 10 10 10 एंड 10। यहाँ पर 4 स्पीड दी गई हैं। पहली स्पीड है 10, दूसरी स्पीड है यहाँ पर 20, तीसरी 30 है और चौथी 40 है। तो यहाँ पर हमें टाइम निकालना है और जो टाइम होगा वो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि यहाँ पर 10/10 पहला टाइम हो जाएगा, दूसरा 10/20 हो जाएगा, तीसरा 10/30 हो जाएगा और जो चौथा टाइम होगा वो 10/40 हो जाएगा। अब इन चारों को मुझे ऐड करना है, यानी कि यहाँ से रिड्यूस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। यानी कि मेरे पास सारे टाइम आ गए हैं 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। मैं इन सारी टाइम को ऐड करूँगा, यानी कि यहाँ पास टोटल टाइम जो हो जाएगा वो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो मैं इस वैल्यू को अलग से सॉल्व करूँगा, यानी कि मैं यहाँ पर सॉल्व करना है तो सबका एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 12। 1 का डिवाइड देने पर यहाँ पर 12 आएगा, 2 का डिवाइड देने पर 6 आएगा, 3 का डिवाइड देने पर 4 आएगा और 4 का डिवाइड देने पर 3 आएगा। तो यहाँ पर आएगा 12 और 6 यहाँ पर हो जाएगा 18 और 4 22 और 3 25, यानी 25/12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 40/25/12। मैं यहाँ से वैल्यू को रिड्यूस करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12 ऊपर पहुँच जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 12/25 हो जाएगा। अब इसे रिड्यूस करना है, यानी कि 25 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, 8 टाइम्स 12 8 जा होता है 96/5। 5 का डिवाइड देने पर यानी कि आंसर डेसिमल में ही आएगा। तो 5 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 जा 5 और यहाँ पर 4 बचेगा, 5 9 जा 45, यानी कि 19.2 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड जो होगी वो 19.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। टाइम कैसे निकाला, देखिए टाइम क्या निकाला है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस की प्लेस पर डिस्टेंस रखी है, यानी कि 10 आ गया और स्पीड भी 10 यानी 10/10 तो 1 हो गया। 10/20 यानी कि नेक्स्ट जो स्पीड है वो 20 है, यहाँ पर 10/20 1/2 हो गया है, फिर 1/3 हो गया, फिर 1/4 हो गया। तो 1 2 3 4 का एलसीएम यहाँ पर 12 आएगा। 1 का डिवाइड देने पर यहाँ पर 12 आएगा, तो 12 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 12 ही होगा।
2 का डिवाइड देने पर 6 आएगा, 6 बन जा 6 होगा। 4 का डिवाइड देने पर 3 का डिवाइड देने पर 4 आएगा, 4 बन जा 4 हो जाएगा, और 4 का डिवाइड देने पर 3 होगा। हिसाब से 12 और 6 18 होते हैं, 18 और 4 22, 22 में 3 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25/12 को रखेंगे और इसे सॉल्व करना है। 5 को इसे रिड्यूस करेंगे तो 5 5 जो 25, 5 8 जो 40, 12 8 जो 96 होता है। 5 का डिवाइड देने पर 19.2 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56। क्वेश्चन में गिवन है कि उस घनाकार जलाशय की गहराई क्या होगी। इसका आयतन 729 घन मीटर है। व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ द क्यूबिकल रिजर्वायर हुज वॉल्यूम इज 720 क्यूबिक मीटर्स। देखिए यहाँ पर जो भी वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर जो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो यहाँ पर साइड का क्यूब होगा। अब वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है 7 to 9, यहाँ पर साइड का क्यूब हो जाएगा, साइड का क्यूब स्क्वायर क्यूब होगा। जब भी हमें यहाँ पर साइड निकालेंगे तो 7 to 9 का हमें क्यूब रूट निकालना होगा। 7 to 9 का जो क्यूब रूट होता है वो यहाँ पर 9 होता है। का मतलब है यहाँ से जो साइड आई है वो यहाँ पर 9 है। तो क्यूब की कंडीशन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही इक्वल होती हैं। हाइट मतलब डेप्थ, ठीक है। ये साइड के इक्वल ही होती है, यानी कि इसमें साइड, लेंथ, ब्रेथ, हाइट या डेप्थ सब एक ही होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी 9 हो जाएगा। डेप्थ भी 9 है, लेंथ भी 9 है, ब्रेथ भी 9 है। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 9 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ बोला गया है कि एक स्कूल में टोटल 1000 छात्रों में से 330 बच्चे आते हैं, 400 बच्चे पैदल आते हैं, बाकी सब अपने माता पिता छोड़ने आते हैं। तो स्कूल में कितनी परसेंट छात्र बस से नहीं आते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल 1000 बच्चे हैं। इनके 3 पार्ट किए गए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बस से आते हैं। बस से आने वाले हैं यहाँ पर 330 बच्चे। नेक्स्ट यहाँ पर 400 बच्चे पैदल आते हैं, यानी कि बाई फुट। और बचे हुए बच्चों को यहाँ पर पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, पेरेंट्स ड्रॉप करते हैं। पेरेंट्स ड्रॉप करते हैं बचे हुए। अब बच कितनी गई हमें यहाँ पर चेक करना है। तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर यहाँ पर आ जाएगा 730। 730 तो यहाँ पर बचेगा 270। 270 से बच्चे हैं तो यहाँ पर पेरेंट्स छोड़ने आते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि उनका परसेंट बताना है जो बस से नहीं आते हैं। तो पहले यहाँ पर बस से आते कितने हैं, 330 बस से आते हैं। तो बस से नहीं आने वाले कितने हैं, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 670। टोटल 670 बच्चे ऐसे हैं जो बस से नहीं आते हैं। इनका हमें परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज में निकाला जाएगा 670, टोटल यहाँ पर नीचे आ जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 67 आ जाएगा। तो 67% ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से बस से नहीं आते हैं। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि एक आयताकार लोहे की चादर है जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। इसके चारों कोनों से 4 बराबर स्क्वायर काटे गए हैं और एक स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। तो बची हुई चादर को मोड़कर यहाँ पर क्यूब बनाया गया है, क्वाड बनाया गया, डब्बा बनाया गया है, बॉक्स बनाया जो भी है। तो आपको बताना है कि जो भी बॉक्स बनाया गया है उसकी डेंसिटी क्या है, यानी कि उसका वॉल्यूम क्या है, कैपेसिटी क्या है। यहाँ से हमें वॉल्यूम पूछा गया है। देखिए यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर मान लिया है। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है एक रेक्टेंगल है जिसके चारों कॉर्नर पर एक एक स्क्वायर काटा गया है। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक स्क्वायर है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक स्क्वायर है, नेक्स्ट कॉर्नर पर भी एक स्क्वायर है, और ऐसे ही चारों कॉर्नर पर यहाँ पर 4 स्क्वायर हैं। इनका यहाँ से काट दिया गया है। तो जैसे ही मैं यहाँ से काटूंगा तो मेरे पास जो बचेगा वो यहाँ से ये वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी।
उसका मतलब है यानी कि यहाँ से ये कॉर्नर हट जाएंगे क्योंकि ये कॉर्नर यहाँ से काट लिए गए हैं। जैसे ये काट लिए जाएंगे तो अब इसे मोड़ा जाएगा। जैसे ही इसे मोड़ा जाएगा तो मोड़ने के बाद इस बोला गया है कि मोड़ने के बाद इसको एक बॉक्स बनाया गया है, तो यहाँ से मोड़ा जाएगा और ये यहाँ से मोड़ा जाएगा, यानी कि यहाँ से चार कॉर्नरों से ये मुड़ जाएगा। बचा हुआ जो पार्ट है वो यहाँ पर साइड में हो जाएगा। साइड में होने से क्या है, इसकी वॉल्स बन जाएंगी, जो भी यहाँ पर बॉक्स होगा उसकी यहाँ पर बन जाएंगी। अब आपको बताना है कि टोटल पहले यहाँ पर टोटल जो लेंथ थी वो यहाँ पर 60 थी। टोटल जो लेंथ थी वो पहले यहाँ पर 60 थी। दोनों तरफ से यहाँ पर 10 और 10 कम हो गई है, तो अब यहाँ पर जो डिस्टेंस बचेगी वो यहाँ से 50 होगी। 50 यहाँ पर इस बॉक्स की लेंथ हो जाएगी। पहले यहाँ की जो हाइट थी वो यहाँ पर 40 थी, अब दोनों तरफ से 10 और 10 कम हो गई है। इसकी वजह से यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट बचेगी, ब्रेथ बचेगी, वो यहाँ पर 20 कम हो जाएगी। दोनों तरफ से 10 और 10 कम हो जाएगी, यानी कि 40 से यहाँ पर 20 रह जाएगी। और इसी टाइप से इनकी जो लेंथ है वो भी यहाँ पर 10 और 10 कम होकर 40 रह जाएगी। अब यहाँ पर लेंथ 40 है, ब्रेथ यहाँ पर 20 है। अब इसकी हाइट क्या होगी, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है यही तो उसकी हाइट होगी, क्योंकि इसी को ही तो यहाँ पर फोल्ड किया जाएगा। फोल्ड इसी को ही किया जाएगा। इसी टाइप से यहाँ से भी इसे ही फोल्ड किया जाएगा। चारों साइड से जो जो रिड्यूस किया गया है उसे ही फोल्ड किया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर से फोल्ड किया जाएगा, तो यहाँ पर जो उसकी जो हाइट होगी उस बॉक्स की वो 10 हो जाएगी। यानी कि लेंथ इस कंडीशन में 60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40 रह जाएगी। ब्रेथ इसकी जो होगी वो 40 में से 20 कम होकर 20 रह जाएगी। और इसकी जो हाइट होगी वो यहाँ पर 10 होगी, क्योंकि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर कट किए गए हैं, तो जिस पार्ट को कट किया जाएगा वहीं से इसे फोल्ड किया जाएगा। अब बोला गया है कैपेसिटी क्या होती है, यानी कि यहाँ पर जो कैपेसिटी होती है, यानी कि आपको यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ही यहाँ पर कैपेसिटी होती है। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। एल यहाँ पर 40 है, बी 20 है, एच यहाँ पर 10 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8000 आ जाएगा। 8000 यहाँ पर जिस यूनिट में दिया, सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर क्यूब ही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। 8000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने पर किसी डिस्टेंस को 28 आवर में कंप्लीट किया जा सकता है। अगर उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो वो कितने टाइम में पूरी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन की देखा जाए, फर्स्ट कंडीशन जो दी गई है, फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर स्पीड दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर टाइम दिया गया है 28 आवर। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यानी यहाँ पर 28 का 5 से मल्टीप्लाई करना है तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 28 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी 5 8 जा 40 और 4 कैरी आएगा, 5 2 या 10 और 4 14, 140 किलोमीटर हो जाएगी। अब बोला गया है सेकंड कंडीशन में, जो इसकी सेकंड कंडीशन होगी, सेकंड में बोला गया है कि स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, तो नेक्स्ट कंडीशन में जो स्पीड होगी हो जाएगी 5 + 2 यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। तो उसी डिस्टेंस को, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 140 किलोमीटर, तो टाइम पूछा कितने टाइम में उसे कवर करेगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इस कंडीशन में दी गई है 140 और स्पीड दी गई है 7, डिवाइड देने पर यहाँ पर आएगा 20, तो 20 यहाँ पर आर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 20 आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर बोला गया है कि एक स्कूल में 17 कमरे हैं
और हर कमरे में 2 पंखे और 4 एलईडी बल्ब लगे हुए हैं। पूरे स्कूल में कितनी स्विच की ज़रूरत होगी अगर हर पंखे के लिए एक और 2 एलईडी के लिए एक स्विच की ज़रूरत है? देखिए क्वेश्चन में टोटल 17 रूम्स हैं, 17 रूम्स हैं और हर रूम्स में यानी कि 17 रूम्स हैं टोटल, और हर रूम में 2 फैन, 2 पंखे और 4 एलईडी हैं। यानी कि अब 17 कमरे हैं तो 17 मल्टीप्लाई टू 34 फैन की जरूरत होगी। 17 मल्टीप्लाई 4 यानी कि टोटल 68 एलईडी की जरूरत पड़ेगी, एलईडी बल्ब की जरूरत पड़ेगी। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि एक फैन के लिए एक स्विच चाहिए, यानी कि 34 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 34 स्विच ये हो गए। अब बोला गया है कि 2 एलईडी के लिए एक स्विच चाहिए, यानी कि 60 एलईडी के 68 एलईडी हैं, 2 एलईडी के लिए एक चाहिए, यानी कि एक एलईडी के लिए 1/2 आधा स्विच चाहिए। डिवाइड देंगे तो यहाँ पर टोटल 34 स्विच, यहाँ पर 34 स्विच ही यहाँ पर एलईडी की जरूरत पड़ेगी, ये फैन के लिए और यहाँ पर एलईडी के लिए। फैन के लिए 34 स्विच चाहिए, एलईडी के लिए भी 34 स्विच चाहिए, क्योंकि टोटल 68 हैं, 68 के आधे से हमें स्विच चाहिए तो 34 स्विच चाहिए। टोटल ऐड करने पर यहाँ पर 68 स्विच आएगा। टोटल जो स्विच चाहिए वो यहाँ पर 68 स्विच चाहिए। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।